1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया इसलिए रखा गया था क्योंकि ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट के कार्यकाल में पारित किया गया था। विलियम पिट उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के नाम से इसे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट की मुख्य विशेषताओं में हम शामिल करते हैं। सबसे पहली 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो भी कमियां थी उन्हें इस एक्ट के द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया। दूसरा, इस एक्ट के अंतर्गत दो बोर्ड बनाए गए थे। पहले का नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरे का नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम सैनिक राजस्व से जुड़े मुद्दों को हल करना था, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम कंपनी के मामलों पर निगरानी करना था। 1784 के बाद 1793 का चार्टर एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट की मुख्य विशेषता को अगर हम रखते हैं तो वो इसी पॉइंट नंबर 2 से जुड़ती है। पॉइंट नंबर 2 है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इन दोनों के सदस्यों को वेतन देने का कार्य भारतीय राजस्व से किया जाने लगा। भारतीय राजस्व से ही इनका वेतन दिया जाता था। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण एक्ट आता है 1813 का चार्टर एक्ट आता है। इस एक्ट में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। तो कंपनी का शासन समाप्त नहीं हुआ है। इसे आपको इस तरह से समझना है कि भारत में ब्रिटेन की केवल एक ही कंपनी व्यापार करती थी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। लेकिन इस एक्ट के बाद में भारत में ब्रिटेन की अन्य कंपनियों को भी भारत से व्यापार करने की इजाजत दी गई। एकाधिकार का अर्थ है कि उसका अकेले का अधिकार समाप्त हुआ है, लेकिन इस एकाधिकार के अलावा उनके दो अधिकार बचे रहे, जिसमें पहला चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार। ये अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सुरक्षित रहा। साथ ही भारत से चाय का व्यापार, ये भी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। इसके अलावा 1813 की चार्टर एक्ट में जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की इजाजत दी गई। किसके प्रचार की? ईसाई मिशनरीज यानी ईसाई धर्म के जो गुरु थे, पादरी थे, प्रचारक थे, इन्हें भारत में आने और अपने धर्म का प्रचार करने की छूट दी गई थी। कंपनी ने अपने 200 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार किया था। कंपनी ने पहली बार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया और ईसाई मिशनरीज के भारत में आने की वजह से ही भारत के जो मेन दो धर्म थे, हिंदू और मुस्लिम, इन दोनों धर्मों के व्यक्तियों को ये लगा कि शायद अब उनके धर्म को खतरा है। अपने धर्म को बचाने के लिए ही, ईसाई मिशनरियों को जवाब देने के लिए ही भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। पुनर्जागरण जिसमें भारतीय हिंदू धर्म की ओर से आर्य समाज, ब्रह्म समाज, मुस्लिमों में मोमडन, एंग्लो इंडियन मोमडन जो आपकी यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी, अलीगढ़ मोमडन यूनिवर्सिटी AMU, इस तरह के बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे। तीसरा, इसमें 1813 के एक्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था वो ये था कि शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का बजट दिया गया था भारत में। तो ये 3 महत्वपूर्ण एक्ट हम अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।